हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीटेट के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये जो पेपर है आपको 15 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ था उसका पेपर है और ये पेपर सेकंड है। और इस वीडियो में हम पेपर सेकंड का सीटीपी का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे और टाइम आएगा तो टॉपिक वाइज भी कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित किस बहस की ओर इशारा करता है? फर्स्ट है निरंतरता बनाम अनिरंतरता, सेकंड है स्थिर बनाम वृद्धिशील, थर्ड है आनुवांशिकता बनाम पर्यावरण, फोर्थ है विभेदीकरण बनाम एकीकरण। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, स्थिरता, स्थिर बनाम वृद्धिशील। फर्स्ट पेपर के हिसाब से जो आपका सेकंड पेपर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है, लेकिन कोई नहीं, आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। प्रैक्टिस तो इंसान को परफेक्ट बनाती है। आप बस प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप पास होने से कोई नहीं रोक सकता, वो भी अच्छे नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि 2011 से लेकर के 2025 तक जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सारे कराए जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, ये कथन कह रहा है, जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। कारण कह रहे हैं, बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आपका जो ए है वो भी सही है और जो आर है वो भी सही है। जब दोनों सही है तो सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। पहले ना थोड़े ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन कम आते थे, अभी 1-2 सालों से ना इनकी वो नंबर बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? जो नहीं, यहाँ आपसे नहीं पूछ रहा है। फर्स्ट कह रहा है गतिविधि, सेकेंड है जैविक परिपक्वता, थर्ड है सांस्कृतिक उपकरण, फोर्थ है संतुलीकरण। तो जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सांस्कृतिक उपकरण। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कथन कह रहा है, जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवांशिकता पर निर्भर है। कारण कह रहे हैं, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवांशिकता पर निर्भर है। बात तो कुछ हद तक सही है पर पूरी तरह आनुवांशिकता पर निर्भर नहीं होता है। ये कह रहे हैं, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। ये बात तो लेवाइगोस्की कहता है और ऊपर वाला जीन पियाजे कहता है। ये कुछ हद तक गलत है और कुछ हद तक सही भी है।
और जो नीचे वाला है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है, ये बात जीन पियाजे के हिसाब से कुछ हद तक सही है और लेवाई गोस्की के हिसाब से तो 100% सही है। तो इसको हम दोनों को सही मान लेते हैं पर व्याख्या नहीं मानते। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहे हैं जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो वह अनुभव करते हैं और डैश का सहारा लेते हैं। फर्स्ट है असंतुलन अनुकूलन, सेकेंड है असंतुलन आंतरिकरण, थर्ड है असंगति अनुकूलन, फोर्थ है असंगति आंतरिकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है असंतुलन और अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे जहां पियाजे बच्चों को डैश देखते हैं वहीं वाइगोस्की बच्चों को डैश देखते हैं। फर्स्ट है विचारों के सक्रिय हेरफेर कर्ता के रूप में और सामाजिक संदर्भ में निष्क्रिय कर्ता के रूप में। जो वाइगोस्की कहता है वो निष्क्रिय नहीं होगा, बच्चा समाज के साथ ना सक्रिय होकर इंटरेक्ट करके तब जाके सीखता है। तो आपका ये तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहे हैं विचारों के सक्रिय हेरफेर कर्ता के रूप में और सामाजिक संदर्भ में सक्रिय कर्ता के रूप में, बात तो सही है। और यहाँ भी निष्क्रिय है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और ये कह रहा है विचारों के निष्क्रिय हेरफेर, नहीं, यहाँ निष्क्रिय, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, एक सेकेंड, यहाँ निष्क्रिय है, फर्स्ट नहीं होगा। और यहाँ भी आपका निष्क्रिय है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी निष्क्रिय, ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। जो पियाजे होते हैं वो विचारों के सक्रिय हेरफेर कर्ता के रूप में और जो ले वाइगोस्की है वो सामाजिक संदर्भ में सक्रिय कर्ता के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का आधार क्या है। फर्स्ट है व्यक्ति की आयु, सेकेंड है व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर, व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में विपक्ष में, थर्ड है व्यक्ति की अनुक्रिया के अंतर्निहित तर्क। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है और सी सही है। तो बी और सी सही है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे ली वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। फर्स्ट है मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, सेकेंड है पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना, थर्ड है संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया को पहचान पाना, फोर्थ है योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता में संगठित करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग में महारत हासिल करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कह रहा है ली वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थी की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में डैश की आवश्यक भूमिका है। फर्स्ट कह रहे हैं भौतिक पर्यावरण, सेकेंड है अधिक जानकार अन्य, थर्ड है परिपक्वता, फोर्थ है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अधिक जानकार अन्य। जो इंसान आपसे छोटा भी है, कोई बात नहीं है, जरूरी थोड़ी हम बड़े से सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम छोटे से भी सीखते हैं। जो कोई भी हो, आपसे बड़ा हो छोटा हो, जो आपसे ज़्यादा जानता हो, वो आपके लिए स्कैप फोल्डिंग का काम करता है, ठीक है, उसे हम समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
सेकेंड होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि जो है अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। बात तो सही है। केवल आनुवांशिकता से नहीं, केवल आ गया, गलत हो गया। प्रमुख रूप से याद रटने, बिल्कुल नहीं। मुख्य रूप से भावनात्मक अधिगम के बारे में होती है, नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया है कि बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं प्रगतिशील शिक्षा क्या है। फर्स्ट है शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो अनुशासन और रट्टा मारने पर जोर देता है। ये तो रट्टा मारना बिल्कुल निगेटिव ऑप्शन है। सेकंड कह रहा है शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। बात तो सही है। थर्ड कह रहा है शिक्षण की एक विधि जो मानक पाठ्यचर्या के सख्त पालन पर जोर देती है। गलत हो गया ये। फोर्थ है शिक्षण का एक तरीका जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया को अधिकतम उपयोग पर जोर देता है। एक तरीका नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। जहाँ स्टूडेंट सेंटर हो जाएगा वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन कह रहा है माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती है और कक्षा की चर्चा में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। कारण कह रहा है आनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। ये तो महा गलत है। आपका फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है। जब दोनों गलत है ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मूल्यांकन की प्रकृति डैश होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य डैश होना चाहिए। फर्स्ट है गतिशील प्रमाणिक, सेकंड है वस्तुनिष्ठ मानकीकृत, थर्ड है गतिशील मानकीकृत, वस्तुनिष्ठ प्रमाणिक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गतिशील एंड प्रमाणिक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहे हैं ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर करना चाहिए। कारण कह रहा है निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। बात तो सही है, लेकिन बात तो सही है पर ये दूसरे से अलग है। ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। फर्स्ट है एक स्तनपायी की परिभाषा क्या है। सेकेंड है स्तनधारियों के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। थर्ड है स्तनधारियों ने अपने वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है। फोर्थ है पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्तनधारियों के कुछ उदाहरण तथा कुछ गैर उदाहरण बताइए। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए किस अनुकूलित किया है, कैसे अनुकूलित किया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देख रहे हो कितने सारे ये कथन कारण वाले क्वेश्चन ये इतने ज़्यादा कर दिए हैं ना। इसमें तो समझो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे और इससे पेपर लेंदी हो जाता है तो टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता है। इसलिए आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कथन कह रहा है एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करता है।
ये तो पालन करता है। एक समवर्षीय कक्षा विभेदित निर्देश का पालन करता है, उसमें अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं। ये आपका कथन गलत हो गया। कारण कह रहे हैं समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, एक जैसे तो बिल्कुल गलत हो गया। रणनीतियों मूल्यांकन विद्यार्थी को प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देते हैं, एक जैसे पे नहीं है, इसमें अलग अलग टाइप के बच्चे होंगे, तो इसका दोनों गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना। फर्स्ट कह रहे अक्षमता से जोर हटा देते हैं और समावेशन की सच्चाई भावना में सही नहीं है। ये तो गलत है। सेकंड कह रहे हैं समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है, बात तो सही है। थर्ड कह रहे हैं अक्षमता के चिकित्सक मॉडल पर जोर देता है, ऐसा नहीं है। अक्षम लोगों की सही पहचान और नामीकरण में बाधक है, ये भी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है। फर्स्ट है वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, बात तो सही है। ब्रेल, एम्बॉसर और प्रदर्शक। थर्ड है वाक पहचान सॉफ्टवेयर, भाषण से पाठ, सांकेतिक भाषा का प्रयोग। इसमें तो सांकेतिक भाषा आएगा ही नहीं, तो आपका डी गलत है। तो देखिए किस ऑप्शन में डी है, इन दोनों में डी है, ये नहीं होगा। और ए, बी और सी दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये कह रहे सौलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि फर्स्ट कह रहे दृश्य संबंधी मदद और संकेत देने से बचना चाहिए, ऐसा नहीं है। सेकंड कह रहा है कक्षा का वातावरण ऐसे बनाना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक हो। थर्ड है यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना करनी चाहिए। फोर्थ कह रहे ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कक्षा में प्रगतिशील और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें, बात तो सही है। सेकेंड है उन्हें विस्तृत और स्पष्ट निर्देश प्रदान करें, ऐसा नहीं करना है हमें। सुनिश्चित करें कि वह अपने साथियों की तुलना में नहीं, तुलना तो बिल्कुल नहीं करना है हमें इसमें। फोर्थ है भावनात्मक आवश्यकताओं की बजाय उन्हें संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्रधानता दे, ऐसा भी नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहे हैं कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षकों को किस प्रकार निपटना चाहिए। फर्स्ट है अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। सेकेंड है अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार के। थर्ड है बुद्धि का आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों का संचालन करके, ऐसा भी नहीं करना है हमें। फोर्थ है छात्रों की जाति की पहचान करके उनके माता पिता, जहाँ जाति पहचान क्यों करना है हमें तो पढ़ाने से मतलब है, हम जाति पहचान करके क्या करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। थर्ड आपका सेकेंड भी गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहे हैं संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है।
फर्स्ट है, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है क्योंकि बच्चे बहुत सारी भ्रांतियों के साथ स्कूल आते हैं। पूर्व ज्ञान कभी भी बाधा नहीं बनता है। सेकेंड है, संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। बात तो बिल्कुल सही है ये। थर्ड है, पूर्व ज्ञान केवल गलत हो जाएगा, यहाँ भी केवल है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं। फर्स्ट, छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन, ऐसा नहीं करना है। सभी सीखने के कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्य उद्देश्यों को निर्धारित करके हमें पूरा निर्धारित नहीं करना है। थर्ड है, छात्रों को अपने स्वयं का सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। बात बिल्कुल सही है। फोर्थ कह रहा है, सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करके, ऐसा भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कथन कह रहा है, एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। ऐसा सही है, इससे ना इंसान टीचर्स को पता चल जाता है पेरेंट्स के संपर्क में रहने से। कारण कह रहा है, समुदाय को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चे को कैसे क्या सीखना चाहिए। ये समुदाय क्यों निर्देश देंगे। आपका ए सही है पर आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच डैश चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। विश्वास, दृढ़ता, पारस्परिक, कार्यात्मक स्थिरता अपसारी, साधन अंत विश्लेषण अभिसारी। फोर्थ है मौखिकरण सादृश्यात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर, मौखिकरण और सादृश्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये कह रहे हैं, अन्वेषण अधिगम में छात्र विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से समय के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से दुनिया में नई खोज करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। अन्वेषण अधिगम में छात्र जो होते हैं विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से समय के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यह महसूस करते हुए कि विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहे हैं? फर्स्ट है दोहराव, सेकेंड है अधिसंज्ञान, थर्ड है आलंबन, फोर्थ है स्मृति सहायक विधियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अधिसंज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये कह रहा है संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है भावनाएं कूटलेखन एनकोडिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपका फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड है भावनाएं जानकारी को कुशल पुनर्प्राप्ति में मदद करती है लेकिन सीखने के लिए अभी प्रेरणा को प्रभावित नहीं करती है। आपका सेकंड भी गलत है। थर्ड कह रहा है भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है,
हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। बात तो सही है। फोर्थ कह रहा है अधिगम पर भावनाओं का प्रभाव हमेशा एक संयोजी होता है और जिस भी प्रकार की भावना हो उसका अधिगम पर केवल केवल आया, गलत हो गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकता है? किसी सजा को हटाने पर का प्रलोभ देकर, ऐसा नहीं है। नकारात्मक पुनर्बन देकर, नहीं। इनाम और पुरस्कार देकर, नहीं। सीखने का आनंद पैदा करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा परस्पर अन्य और व्यक्तियों को एक ही समय में दोनों से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, गलत है ये। सेकंड कह रहा है आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं है। थर्ड कह रहा है आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। स्वतंत्र भी नहीं है, कार्य नहीं करती है, स्वतंत्र होकर भी ये कार्य नहीं करती है। फोर्थ कह रहे हैं आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती है, जिस प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन करे हैं, वो भी पेपर सेकंड के CDP के क्वेश्चन है ये। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। और आपके लिए हर रोज़ 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराए जाएंगे और जब पेपर नज़दीक आएंगे तो इसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को देखें। थैंक यू।